ग्लोबल आईटी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग की जो क्लासेस चल रही थी फिटर फर्स्ट ईयर का, उसका जो है पार्ट 14 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है अपने यूट्यूब पे चले जाइए, ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। वहां पे प्लेलिस्ट का सेक्शन ऊपर होता है, होम, वीडियोज, शॉर्ट्स, लाइव, उसके बगल में प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन होता है। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें कई सारी प्लेलिस्ट बनी होंगी। जब फिटर फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे तो फायदा ये होगा कि ये जो सारी वीडियो है आपको इकट्ठे मिल जाएंगी क्रम वाइज, सीरियल से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। तो आप सारी वीडियो क्रम से देखिए तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बेहतर होगा, तब चीजें थोड़ा अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है, बाकी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, अगर आप स्टेप वाइज देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 10 तक की जो भी वीडियो है, किसी भी एक वीडियो को आप ओपन कर लीजिए और स्टार्टिंग के आप 1 से 2 मिनट बिना स्किप किए हुए देखिए। मैंने पूरा उसमें स्टेप वाइज बताया कि कैसे आपको वेबसाइट ओपन करना है और कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो पार्ट 1 से पार्ट 10 तक की किसी भी एक वीडियो को आप देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे आप पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाहरी माइक्रोमीटर मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। आपको जो ये फिगर दिख रहा है, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये मैंने अलग से ले रखा था जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यह जो है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ठीक है, क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। और हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा वह भाग है जो मापने की सतह के बीच, कोई भी जॉब होगा तो यहाँ पे मापेंगे, इसके बीच में यहाँ पे जॉब होगा। ठीक है, ये जॉब हो गया। तो अब जैसे कितना प्रेशर लगाए, कहने का मतलब है कि सुनिश्चित दबाव, मतलब एक समान दबाव सुनिश्चित करें। एक समान दबाव कहने का मतलब है जब ये यहाँ पे टच हो गया, अगर आप हाथ से प्रेशर के द्वारा दबाओगे तब भी ये थोड़ा बहुत घूम जाएगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना हमें घुमाना, कहने का मतलब अगर कुछ ज्यादा ताकतवर आदमी है तो हो सकता है वो इसमें एक आध दो खाना आगे ज्यादा प्रेशर लगा करके घुमा दे, या स्पिंडल भी आपका जो इसमें स्क्रू नट, आप जानते हैं जो स्पिंडल चलता है हमारा माइक्रोमीटर का, यह स्पिंडल होता है अंदर एक नट पे चलता है, मतलब स्क्रू और नट की बात ही काम करता है। कई बार ये भी पूछता है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, स्क्रू और नट पे, क्योंकि यह जो हम गोल गोल घुमाते हैं स्क्रू हो गया एक तरह से, क्योंकि यह जो इसका स्लीव है ना, बैरल या स्लीव, इस पे जो ये स्पिंडल है यहाँ अंदर थ्रेड कटी होती है और यहाँ पे एक नट टाइप का अंदर लगा होता है जिसमें वो घूम रहा होता है। तो हमारा क्या होता है, नट और स्क्रू की तरह काम करता है, उसी सिद्धांत पे काम करता है। तो अब कोई ज्यादा प्रेशर लगा देगा तो वह भी मिस होने का, खराब होने का चांस रहेगा, या फिर किसी का पता चलेगा एक दो खाना पीछे रहेगा, किसी का आगे निकल जाएगा। भाई जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो ज्यादा प्रेशर से घुमा देगा जबरदस्ती, जिसके पास कम ताकत होगी वो कम घुमा पाएगा। तो अब हमें ये देखना कि भाई इसमें कैसे हम इसके दबाव को सुनिश्चित करके, कोई भी अगर इससे माप ले तो उतना ही दबाव लगाए। तो यह कैसे होता है, तो इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं क्या, रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप, यह जो लास्ट वाला हिस्सा है। तो हम यह जो थिम्बल है, थिम्बल को पकड़ करके नहीं घुमाएंगे। थिम्बल को स्टार्टिंग में जब ज्यादा गैप होता है तब पकड़ के घुमाते हैं, जब नजदीक पहुंच जाते हैं तो रैचेट स्टॉप, जनरली रैचेट स्टॉप को यूज करते हैं। जब रैचेट स्टॉप को यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही यह वाला हिस्सा इसका एनविल इसके संपर्क में आएगा, यह स्पिंडल इधर एनविल है ना, तो जब जॉब की यह स्पिंडल संपर्क में आएगा ना तो क्या होगा, संपर्क में आने के बाद आप रैचेट घुमाओगे तो एक निश्चित दबाव लगने के बाद रैचेट क्या होगा, अब वो स्पिंडल को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो चट चट की आवाज करने लगता है, चिट 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 आवाज करने लगेगा। जब रैचेट घुमाने पे चिट चिट की आवाज आने लगे तो आप समझ जाओगे कि अब मुझे इसे घुमाने की जरूरत नहीं है, जितना दबाव चाहिए वह इस पे लग चुका है। आप वहीं पे रुक जाओगे और यह जो है इसका स्पिंडल लॉक होता है। क्या होता है, स्पिंडल लॉक, स्पिंडल को लॉक करने के लिए फिर आप इसको घुमा दोगे जिससे कि स्पिंडल लॉक हो जाए, वो आगे पीछे ना घूमे, फिर आप अपना आराम से रीडिंग लोगे। आई बात समझ में, तो कौन वो सुनिश्चित कर रहा है, रैचेट स्टॉप। ऑप्शन जो डी है आपका सही हो जाएगा। स्पिंडल लॉक क्या है वो भी आपने देखा, थिम्बल और एनविल। तो इधर है जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा जो जॉब के संपर्क में आता है, इसी को क्या बोलते हैं, जो ये वाला हिस्सा है इसी को बोला जाता है एनविल। क्या बोलते हैं, एनविल। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, थिम्बल हो गया, थिम्बल। और इसको जो होता है हमारा, यह जो होता है बैरल या स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरल या फिर स्लीव भी बोला जाता है, बैरल या स्लीव। तो ये सब इसके पार्ट के नाम हो गए। ठीक है, और यह आपका स्पिंडल है, स्पिंडल। क्लियर, तो यहाँ पे पार्ट के नाम भी हमें पता चल गया और रैचेट स्टॉप का क्या काम है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड, मतलब मेन स्लाइड की बात कर रहा है, किसकी, मेन स्लाइड।
जो मेन स्लाइड है उसका एक इंटीग्रल पार्ट, इसका मतलब होता है अभिन्न हिस्सा, मतलब जो वह उससे जुड़ा हुआ है, अभिन्न, जो वह उससे अलग ना हो, मतलब वह हमेशा उससे जुड़ा हुआ हो। तो वह कौन सा पार्ट है जो हमेशा मेन स्लाइड से जुड़ा रहता है, उसका अभिन्न हिस्सा, या कह लीजिए उसका एक अंग है जो उससे हमेशा जुड़ा रहता है। तो वर्नियर हाइट गेज आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, इसका यूज होता है हाइट गेज, मतलब किसी भी जॉब की हाइट को माप सकते हैं, या फिर इस पे मार्किंग भी किया जाता है, इंस्क्राइबर लगा होता है जिसकी मदद से लोग मार्किंग भी कर सकते हैं। तो विभिन्न ऊंचाइयों पर मार्किंग करने के लिए या फिर किसी जॉब की हाइट को मापने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का यूज कर सकते हैं। ठीक, पार्ट्स के नाम देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जो आपका यह है, यह आपका बीम बोला जाता है, क्या बोलते हैं, बीम। और इस पर जो स्केलिंग की गई है इसी को बोलते हैं क्या, मेन स्केल, उसको बोलते हैं मेन स्केल। लेकिन क्वेश्चन में मेन स्लाइड की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं यह जो है आपका फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है, स्लाइड वाला हिस्सा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड वाला हिस्सा है, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। सारे पार्ट्स के नाम भी जानना जरूरी है, कई बार इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स के नाम पूछ लेता है, इसलिए मैं पार्ट्स के नाम भी बता दे रहा हूं। और यहाँ पर जो आपको ये दिखा रखा है, यह फाइनर है, या फाइन एडजस्टिंग नट भी कह सकते हैं, फाइनर या फाइन एडजस्टिंग नट भी बोला जाता है। इसी नट को घुमा करके हम लोग फाइन एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और इधर जो दोनों दिखा रखा है, यह लॉक वाला है, क्या लॉक करने के लिए है, लॉक नट भी कह सकते हैं, लॉक कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो यह पार्ट है यही हमारा क्या, यहाँ पे जो सी दिखा रखा है हिस्सा, यही हमारा मेन स्लाइड है। क्या है, मेन स्लाइड है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, मेन स्लाइड है। और यहाँ पर देखेंगे इस पे जो स्केलिंग की गई है ना, यह मेन स्केल हो गया, बीम पे जो स्केलिंग की गई है वो मेन स्केल हो गया। और यहाँ पर देखेंगे मेन इसके विपरीत दिशा में जो मेन स्लाइड है, यहीं पे देखेंगे तो इसकी विपरीत दिशा में भी एक कुछ स्केलिंग की गई है। इसी को हम लोग क्या, इस स्केलिंग को बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे, तो यह जो है आपका यह नीचे वाला जो हिस्सा है ना, यह कहलाता है हमारा क्या, जॉ, जॉ। और यह जो हिस्सा है इसको, यह क्या, यह जॉ हो गया, जॉ पे स्क्राइबर लगा हुआ है, या क्या लगा हुआ है, जॉ पे स्क्राइबर लगा हुआ है, जॉ पे स्क्राइबर लगा हुआ है। ठीक है, और इस स्क्राइबर को इस जॉ पे बांधने के लिए, रोकने के लिए, क्लैंप करने के लिए यह वाला हिस्सा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, क्लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैंप। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब देखिए कि मेन स्लाइड से क्वेश्चन क्या पूछा था, मेन स्लाइड का एक अभिन्न पार्ट कौन सा है, एक इंटीग्रल पार्ट कौन सा, अभिन्न पार्ट। तो यहाँ पे देखिए फिगर में कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेन स्लाइड से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यह हमारा मेन स्लाइड हो गया, यह हमारा मेन स्लाइड हो गया ना, यह वाला हिस्सा मेन स्लाइड हो गया। और मेन स्लाइड से ही यह वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, जो कि मेन स्लाइड के साथ ही बना हुआ, अलग नहीं है। तो वह क्या है, वह है जॉ, दिख रहा है ना। और यह जो है हमारा, यह क्या था, यह जॉ क्लैंप था। क्या था, जॉ को क्लैंप करने के लिए, तो जॉ पे स्क्राइबर को क्लैंप करने के लिए। तो यह वाला जो हिस्सा है ना, यह अलग निकल जाता है, मतलब इसके बीच में होल बना हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ इरेज करूंगा, आप तो चीजें समझ गए होंगे आप लोग, तब क्लियर फिगर में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेन स्लाइड से यह जॉ जुड़ा हुआ है, यह जॉ होता है, और जॉ पे स्क्राइबर रख करके इस जॉ क्लैंप से हम लोग इसको बांध देते हैं। तो ये जॉ क्लैंप क्या होता है, तो जॉ क्लैंप मतलब इस टाइप से होता है, बीच में होल होता है उसका, और ऊपर स्क्रू लगा होता है। आई बात समझ में, तभी ये इसमें चला जा रहा है ना, इस होल में, इसके बीच में होल बना हुआ है इस जॉ क्लैंप के, इसको हम लोग स्क्रू ढीला करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बाहर निकल जाएगा, मतलब उससे जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है, यह बाहर निकल जाता है, स्क्राइबर बाहर निकल जाता है। देखिए ये जो जॉ है, यह मेन स्लाइड से जुड़ा हुआ होता है, वह बाहर नहीं निकलता है, मतलब यह जो जॉ है वही मेन स्लाइड का एक अभिन्न हिस्सा है जो उससे जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जॉ। क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा होगा, लेकिन मैंने इसे आपको, मतलब रटने वाली चीज नहीं, चीजें समझे रहोगे तो आपको याद रहेगा, रटोगे भूल जाओगे कि भाई इसका कौन सा अभिन्न हिस्सा है, जॉ है। जब वहां जाओगे तो जॉ और जॉ क्लैंप दोनों मिलेगा, बस कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं समझा रहा हूं, समझे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, रटना नहीं है। बेस क्या है वो भी आपने देखा, बीम क्या है वो भी आपने देखा, जॉ क्लैंप भी आपने देखा। जॉ ऐसा हिस्सा है जो कि उसका अभिन्न हिस्सा है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। अभी हमने बात किया कि भाई माइक्रोमीटर हम लोग क्या करते हैं, इसको गोल गोल घुमाते हैं या आगे बढ़ता जाता है। मतलब जब हम इस रैचेट को घुमा रहे हैं, यहाँ से थिम्बल को घुमा रहे हैं, तो ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब जो स्पिंडल है इसके ऊपर थ्रेड कटी हुई है, और यहाँ इसके अंदर एक ऐसा नट है जिसमें अंदर थ्रेड कटा, तो नट, इस नट के अंदर यह स्पिंडल घूमता है। तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, नट और स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्क्रू और नट। स्लाइडिंग वाला तो वर्नियर कैलिपर होता है ना, जो स्लाइड करता है,
वो तो है नहीं, स्क्रू ऑर्डनर। रैक और पिनियन वाला कई बार पूछ लेता है, देखिए ये भी एग्जाम में आया है, रैक और पिनियन। तो अभी हमने जो पीछे वाला देखा क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई रैक एंड पिनियन का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सीधे स्लाइड हो रहा है ऊपर नीचे ना, स्लाइड कर रहा है, रैक और पिनियन नहीं है, 2 स्केलों के अंतर पे काम कर रहा है यहाँ पे। और वर्नियर कैलिपर भी हमारा 2 स्केलों के अंतर पे काम करता है लेकिन जो हमारा वर्नियर हाइट गेज हमने पीछे देखा ना, ये पुराना वाला है। कुछ नए आधुनिक वर्नियर हाइट गेज भी आते हैं जो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करते हैं। किसके सिद्धांत पे? रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे। इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा, यह कई बार आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछ देता है, आईटीआई के ही नहीं, आईटीआई में तो आता ही है, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, आधुनिक वर्नियर हाइट गेज कुछ आ रहे हैं जो रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करते हैं। और जनरली आपने देखा होगा डायल कैलिपर, क्या देखा होगा? डायल कैलिपर, यह भी रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। रैक और पिनियन है क्या? दिमाग में आ रहा होगा ना, क्या रैक और पिनियन का मतलब हो गया कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा मैकेनिज्म जो रेखी गति को मतलब सीधा चलने वाली गति को घूर्णी गति में बदल ले, घूमने वाली गति में बदल ले, या घूमने वाली गति को रेखी गति में बदल ले, तो उसी को रैक और पिनियन बोलते हैं। रैक जो सीधा वाला हिस्सा होता है इसको रैक बोला जाता है, जो घूमने वाला हिस्सा होता है गियर की तरह उसे पिनियन बोला जाता है। एक छोटे गियर को भी पिनियन बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे डायल कैलिपर आपने देखा होगा, डायल कैलिपर ऐसे ही तो बना होता है, इधर जबड़े होते हैं उसके, ठीक है, इधर इंटरनल वाला जबड़ा होता है ऊपर की तरफ इस तरह से, और यहाँ पे क्या होता है? डायल बना होता है। इस पे क्या बना होता है? डायल। इसमें एक सुई होती है हमारी इस तरह से। तो हम इसको जब स्लाइड करते हैं, तो इसका जबड़ा खुलता और बंद होता है। तो जब स्लाइड करेंगे तो कैसी गति होगी भाई? इसको आगे पीछे स्लाइड करेंगे तो रेखी गति होगी। कैसी गति होगी? रेखी गति होगी। और लेकिन हम रेखी गति करते हैं ना, आगे पीछे करते हैं तो रेखी गति होता है जबड़े का, लेकिन ये सुई क्या करती है? सुई गोल गोल घूमती है। डायल कैलिपर में डायल में सुई क्या करती है? गोल गोल घूमती है और जबड़ा आगे पीछे चलता है। तो जबड़ा तो रेखी गति कर रहा है, लेकिन ये जो इसमें निडल लगा है, सुई लगा है, वो गोल गोल घूम रहा है। मतलब रेखी गति से हम रेखी गति कर रहे हैं, लेकिन यह क्या कर रहा है? जो डायल है इस रेखी गति को हमें घूर्णी गति में दिखा रहा है। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रैक लगा दिया जाता है जिसपे अनंत दांते कटे होते हैं, और इस रैक से इस डायल के पीछे एक गियर होता है छोटा सा जो जुड़ा रहता है इस रैक से, उसको पिनियन कहते हैं। तो ये रैक और पिनियन की मदद से ही संभव हो पाता है कि हम रेखी को घूर्णी गति में, घोड़ी को रेखी गति में बदल पाते हैं। यही सिस्टम हमारा आधुनिक वाले वर्नियर हाइट गेज में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? यह देख रहे होंगे फिगर आप, यह डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर है। किसका फिगर है? डेप्थ माइक्रोमीटर का है, गहराई मापने वाला माइक्रोमीटर है। सारे पार्ट्स के नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको लॉक नट या लॉक बोल सकते हैं। यह ग्रेजुएटेड स्लीव है, सॉरी यह बैरल या स्लीव, यह वाला हिस्सा बैरल या स्लीव होता है, यह थिम्बल होता है। ठीक है, बैरल या स्लीव यह वाला हिस्सा होता है, और यह हमारा क्या होता है? थिम्बल होता है। थोड़ा वहां गलत दे दिया है, थिम्बल होता है। ठीक है, ये हमारा थिम्बल हो गया। ये स्लीव का यहाँ ग्रेजुएटेड स्लीव का देना चाहिए था इसको यहाँ पे, और ये थिम्बल था हमारा। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है देखिए, इसको कैप भी बोलते हैं, या फिर अभी हमने बताया था रैचेट स्टॉप। ये हो गया हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर। पूछा क्या था? डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है? तो यह जो इसके नीचे लगा हुआ है ना, यह है एक्सटेंशन रॉड। क्या है? रॉड होती है एक्सटेंशन रॉड। इस रॉड को गहराई के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। इस रॉड का एक्सटेंशन रॉड बोलते हैं, अलग अलग गहराई का मिलता है। तो हमें जरूरत के हिसाब से जहां ज्यादा गहराई है तो उस हिसाब से इस रॉड को चेंज कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जहां ज्यादा रेंज की गहराई है तो कैसे मापेंगे? तो हम एक्सटेंशन रॉड को बदल लेंगे, यहाँ पे लंबी वाली रॉड लगा लेंगे। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी, एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसमें जो हमारा रॉड होती है ना, अलग अलग लंबाई वाली मिलती है। तो एक्सटेंशन रॉड का हमें एक सेट ही मिलता है, उससे एक इतना लंबा तो उससे थोड़ा लंबा, उससे थोड़ा लंबा। तो हमें जिस हिसाब से गहराई होगी उस हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? देखिए इंच वाला आ गया, और एक दो वीडियो पहले भी हम लोगों ने इंच वाली रीडिंग निकाली थी। जिन लोगों ने उसको समझा रहा होगा वो लोग खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन आप पहले खुद से करना। वीडियो यहीं पे रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने पीछे के वीडियोज में 2-3 पार्ट पीछे चले जाइएगा, शायद 13 वाला में हो, 12 वाले में, एक बार देख लेना आप, तो वहां पे मैंने ये चीज करवा रखा है।
ठीक है, तो आप इसको खुद से करने का ट्राई कीजिए। करना कैसे है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर मैं वही बोलूंगा कि जो लोग इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो पहले वीडियो रोक करके खुद से कीजिए, फिर प्ले करके देखिएगा क्या मैंने सही किया या नहीं। ठीक है, इंच माइक्रोमीटर का हमें क्या निकालना है, रीडिंग निकालना है। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इंच वाले माइक्रोमीटर में क्या होता है, इंच मतलब ब्रिटिश वाला। कौन सा, ब्रिटिश वाला। इसमें क्या होता है, इसमें जो था 1 इंच को 10 बड़े भागों में बांटा गया होता है। कितने बड़े भागों में, 1 इंच को 10 बड़े भागों में बांटा गया होता है। और फिर जो एक बड़ा वाला भाग होता है उसे 4 छोटे उप भाग में बांटा गया होता है। आई बात समझ में। तो टोटल बड़े वाले कितने भाग है, तो देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 9 10। 1 इंच में कितना भाग किया गया होगा, आप माइक्रोमीटर लेके इंच वाला देखेंगे तो उसमें आएगा 1 इंच में 10 भाग हैं बड़े वाले ना, 10 भाग है बड़े वाले 1 इंच में। तो एक भाग का मान कितना होगा, बड़े वाले की बात कर रहे हैं। एक बड़े वाले भाग का मान कितना हो जाएगा आपका, तो भाई 10 भाग में 1 इंच, तो एक भाग में 1/10 इंच, या फिर कह लीजिए 0.1 इंच, दोनों एक ही बात है। तो बड़े वाले का 0 से 1 मतलब एक भाग का मान 0.1 है, तो 2 भाग का मान आप क्या करोगे, 0.2 हो जाएगा, 0.3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो एक भाग का मान हमें पता चल गया 0.1 इंच बड़े वाले का। ठीक है, अब छोटे वाले का देखिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ एक भाग हो, एक भाग में छोटा वाला कितना भाग है, 1 2 3 4, 4 है ना, आप काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ तक छोटा वाला कितना उपभाग है, 1 2 3 4, 4 उपभाग है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि एक छोटे भाग का मान कितना है, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। पहले एक एक का निकाल लेते हैं। एक बड़े वाले भाग का मान हमें पता चल गया, अब एक छोटे वाले उपभाग का मान क्या है, छोटे वाले को उपभाग कहेंगे क्योंकि छोटा भाग है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि एक भाग में, एक बड़े वाले भाग में 4 उपभाग है। एक बड़े वाले भाग में कितने, 1 2 3 4 उपभाग है। तो हमें मालूम है कि बड़ा वाला भाग कितना है, 1 इंच में, 1 इंच में 10 बड़े भाग है। इसका मतलब 1 इंच में 10 बड़ा भाग हो गया, और एक भाग में 4 भाग किए गए हैं, तो 10 भाग में कितना हो जाएगा, 10 चौको 40 भाग। तो आप कह सकते हो कि 1 इंच में टोटल कितने छोटे वाले उपभाग हो गए, तो 40 उपभाग हो गए। क्लियर हुआ भाई, 1 इंच में 10 बड़े भाग थे और एक भाग में 4 भाग किया गया था, तो 10 चौको 40, मतलब 1 इंच में टोटल 40 उपभाग और 10 भाग। अब हमें एक उपभाग का मान चाहिए, एक छोटे वाले उपभाग का मान कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। यहाँ पे भाग दे लेंगे तो देखिए दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा। 40 दूना 80, 20 बचा 100, 40 बचे 200, इतना इंच आ गया। अब हमें एक छोटे उपभाग का मान भी पता है और एक बड़े भाग वाले मान का भी मान पता है। अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें क्या करना, मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। ऐसे तो रीडिंग निकालते हैं, मेन स्केल की रीडिंग। उसके बाद क्या किया जाता है, जो जो थिम्बल पे जो बने भाग है, इसका कौन सा निशान इस डेटम लाइन के सीध में है, इनटू लिस्ट काउंट, यही होता है। रीडिंग मेन स्केल का मान हमारे पास कितना है, तो देखिए यहां तक 7 तक हमें पता है, 7 बड़े भाग है, तो इसका मतलब उसका मान कितना होगा हमें तो पता होना चाहिए। तो 7 भाग हो गए। वहां पे हम देख रहे हैं कि एक भाग का मान 0.1 है, तो 7 का मान क्या होगा, 0.1 का गुणा कर देंगे, 0.7 हो जाएगा 7 भाग का मान। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे कितने भाग है, 7 है। तो इसका देखिए 2 तरीका है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिख रहा है ना, 7 हो गया। इसके आगे एक और लाइन है, तो आप ये कौन सी होगी, देखिए 4 है, 4 के बाद एक और लाइन, इसमें मान नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में है, तो 4.5 हो गया। फिर ये 5 हो गया, 5.5 हो गया, 6 हो गया, 6.5 वाली लाइन होगी, 6.5 लिखा नहीं गया है। फिर 7 हो गया, फिर ये वाली कौन सी लाइन होगी, इसका मतलब 7.5 वाली होगी। ये कौन सी लाइन होगी, 7.5 वाली होगी। आ रहा समझ में ना। 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7, तो यह वाली लाइन 7.5 होगी। तो अभी हमें कहां तक का मान पता चला, अगर चाहे तो डायरेक्ट यहां तक ले लीजिए,
यहां तक का मान लिख सकते हैं आप। अभी नीचे देखिए एक भाग बच गया, छोटा वाला उपभाग बचा, भाग नहीं छोटा वाला उपभाग बचा, हमें यहां तक की वैल्यू चाहिए ना, जहां तक लाइन दिख रही है हमें चाहिए यहां तक की वैल्यू। लेकिन अभी हम कहां तक निकाले, यहीं तक का निकाले। कौन था, बड़ा वाला उपभाग, पहले बड़े वाले का ले लेते हैं ना, मेन स्केल वाला रीडिंग निकालने तो बड़े वाले कितना आ गया, बड़े वाले कितने भाग हो रहे हैं, 7.5 भाग हो रहे हैं, 7.5 भाग का मान कितना होगा, तो बड़े वाले के निकालेंगे भाई कितना होगा, 7.5 भाग है तो हमें मालूम है एक भाग का मान 0.1 है, तो 7.5 का तो 0.1 गुणे 7.5, यहां से निकल जाएगा 0.75 इंच। अब हमें एक छोटे वाले उपभाग का मान चाहिए, किसका, एक छोटे वाले उपभाग का मान, इसमें जोड़ देंगे तो टोटल हमें मेन स्केल की मान का पता चल जाएगा। अब छोटे वाले उपभाग का मान, एक उपभाग का मान कितना है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम निकाले थे कि छोटे वाले उपभाग का मान 0.025 इंच आया था, तो उसी को इसमें जोड़ेंगे 0.025 इंच, इन दोनों को जोड़ देंगे हमें मेन स्केल पता चल जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पे आ गया, 5 2 7 आ गया, 7 आ गया, 0.775 यह आ गया कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू मेन स्केल की मान आ गई 0.775 प्लस कौन सा भाग मिल रहा है रिटर्न लाइन से, थिम्बल का, तो देखिए ये 5 है, ये 10 है, 10 के बाद 11वीं लाइन और ये 12 वाली लाइन बिल्कुल रिटर्न लाइन की सीध है, सीध में है, या 10 हो गया, 11 12 12वीं लाइन मिल रही है इनटू लिस्ट काउंट। तो हमें मालूम होना चाहिए कि वर्नियर माइक्रोमीटर के ब्रिटिश वाले की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो ब्रिटिश वाले की जो लिस्ट काउंट होती है एलसी लिस्ट काउंट 0.001 इंच होती है। ठीक है, और अगर यही मीट्रिक का पूछता तो 0.01 mm होती, किसकी, मीट्रिक वाले की, ये होती मीट्रिक वाले की, मीट्रिक वाले की, यह ब्रिटिश वाले की है। तो लिस्ट काउंट यहाँ पे लिख लीजिए इनटू लिस्ट काउंट 0.001। ठीक है, अब इन्हीं का गुणा करके आपस में जोड़ लीजिए, 0.775 प्लस यहाँ पे गुणा कर लेंगे, देखिए कितना, इसका गुणा करेंगे सेम यही चीज आ जाएगा, 3 अंक पे दशमलव है ना, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, तो 0.012 गुणा करके देख लीजिएगा ये आएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ना है 0.775, इसमें जोड़ना है 0.012, 5 2 7 7 1 8 7, 0.787 कितना आ गया, 0.787। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 0.787। आया क्लियर। तो हमें मेन बड़े वाले भाग का मान और छोटे वाले एक भाग का मान पता होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट भी याद रखते हैं भाग का मान तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, आसान था, ऐसे कर सकते थे। या दूसरा एक और तरीका था, जैसे मैंने यहाँ 7.5 तक का ले लिया ना, अगर आप चाहते तो नॉर्मल भी ले सकते थे। नॉर्मल का मतलब आप बस 7 तक का मान ले लीजिए। कहां तक, 7 तक का। तो आपको बड़े वाले भाग का मान निकालना है, तो आपको मालूम है एक भाग का मान 0.1 है, तो 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 का गुणा कर देंगे तो 0.7 हमारे पास आ जाता। कितना आ जाता, 0.7 आ जाता यहां तक का। अब हमें यहां तक का, हमें मान चाहिए यहां तक का, यहां तक हमें पता चल गया। अब यहाँ कितने छोटे वाले भाग बचे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, हमें 3 छोटे वाले भाग का मान चाहिए होता। तो जब 3 छोटे वाले भाग का मान निकालते तो हमें एक भाग का मान पता है छोटे वाले का कितना है, 0.025, 0.025 छोटे वाले का एक भाग का मान है। हमें कितने के चाहिए, 1 2 3, क्योंकि इस बार मैंने यहीं तक लिया है बड़ा वाला, तो छोटा वाला बढ़ गया, 1 2 3 हो गया, तो इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 0 0 3, 0.075। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले भाग में अब ये छोटे वाला जोड़ेंगे ना, 0.075, दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 5 7 और यह 7.77, देखिए वही चीज आ गया। दोनों को जोड़ने पे जो यहाँ आया था 0.775, जब भी वही आ गया 0.775। तो आप कैसे भी कीजिए, चाहे यहां तक वैल्यू लेकर के छोटा वाला एक भाग जोड़िए, चाहे यहीं तक लेकर के छोटा वाला 3 भाग जोड़िए, आना वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान से देखा होगा आपने, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही होगी लेकिन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैलकुलेटिव वाला पार्ट था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। भाई वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग इंक्लाइंड सतह का मतलब एंगल कोण वगैरह ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोटेक्टर की मदद से मिनिमम हम 1 डिग्री तक का कोण को माप सकते हैं, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो प्रोटेक्टर की मदद से, चांदे की मदद से
जो है 1 डिग्री की शुद्धता में हम कोण को माप सकते हैं, 1 डिग्री के एक्यूरेसी में। लेकिन अगर हमें उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़े तो हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि यह 1 डिग्री के 12वें भाग तक के कोण को माप सकता है, इस एक्यूरेसी में कोण को माप सकता है। दूसरे शब्दों में इसे हम लोग मिनट में बदले थे तो 1 डिग्री में कितना होता है, मैंने बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 60 का गुणा कर देते तो यह मिनट में बदल जाता है, 12×5 = 60 और हमें 5 मिनट आ जाता है। तो 1/12 डिग्री या 5 मिनट के बराबर की एक्यूरेसी में हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मदद से कोण को माप सकते हैं या चेक कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कि कौन सा हिस्सा, जैसे जब हम टेपर वाली सतह ज्ञात करते हैं, जैसे ये जॉब है, यह वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है और नीचे यह मैंने फिगर अलग से लिया आपको समझने के लिए, यह जॉब है हमारे पास, क्या है, जॉब है। अब इसका ये टेपर वाली सरफेस, इस जॉब के टेपर वाली सरफेस है या सीधी वाली सरफेस है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, जो इंक्लाइंड सतह होगी, जो झुकी हुई सतह होगी, जिसका कोण निकालना होगा, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इस झुकी हुई सतह के संपर्क में आएगा। आपको फिगर में दिख रहा है, लेकिन अभी भी आप शायद नहीं बता पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। जिन्होंने पेड क्लास ज्वाइन करी रही होगी उन्हें तो मालूम होगा और वो अब समझ भी गए होंगे कि क्या आंसर सही होना चाहिए। बाकी जिन्होंने खुद से भी पढ़ाई की होगी, अपने कॉलेज में पढ़ाई किया होगा इसके वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में, वो भी जानते होंगे, अब तक वो भी क्वेश्चन को सही कर चुके होंगे। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अब से करेंगे। ठीक है, अभी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसका यह जो हिस्सा है इसको बोला जाता है क्या, स्टॉप। यह वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लेड। ठीक है, यह जो हिस्सा है इसको बोला जाता है डायल। यह वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसपे में है इसको बोलते हैं डिस्क। डिस्क वाले पे यह जो बना हुआ है यह हमारा होता है मेन स्केल, और ये डायल वाले पे यह जो है हमारा यही क्या है, वर्नियर स्केल। तो ये सारे पार्ट के नाम हो गए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो जॉब की जो सीधी वाली सरफेस है, जो फ्लैट सरफेस है, जो सीधी सरफेस है, उससे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा संपर्क में है, स्टॉक वाला। मतलब जो जॉब होगी हमारे, जिस जॉब का हमें टेपर ज्ञात करना होगा, ये हमारे पास इस टाइप से जॉब बनी हुई है, हमें यह वाला कोण ज्ञात करना है कि ये जॉब इसका यह टेपर सतह कितने एंगल पे है। तो जो हमारे पास बेवल प्रोटेक्टर है, ठीक है, इसका जो स्टॉक वाला हिस्सा है इसको सीधी वाली सरफेस पे रखेंगे, और जो ब्लेड वाला हिस्सा है इसको कहां पे, टेपर वाले पे रखेंगे। मतलब टेपर वाले या इंक्लाइंड सतह पे कौन सा हिस्सा संपर्क में है, ब्लेड वाला है, स्टॉक वाला सीधी सतह के संपर्क में है। तो अब क्वेश्चन आपको आ गया होगा, इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में कौन है, ब्लेड वाला है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। डायल डिस्क क्या है वहां फिगर में देख लीजिए, स्टॉक क्या है यह भी फिगर में मैंने बता दिया। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड चेंज भी करता है तो अब मैंने आपको सारे पार्ट के भी नाम बता दिए, उनका वर्क भी बता दिया कि कौन सा हिस्सा जॉब के कौन से सतह से संपर्क में रहता है। तो आगे के क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने चाहिए। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए, ड्रिलिंग मशीन में हम क्या यूज करते हैं अलग अलग गतियों को प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग मशीन में। ठीक है, वी बेल्ट उसमें जनरली यूज किया जाता है, और वी बेल्ट के साथ जो पुली यूज करते हैं हम लोग वह स्टेप पुली यूज करते हैं। कौन सी पुली यूज करते हैं, स्टेप पुली यूज करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगर आपको डाउट है, आप सच में इसको सामने से देखना चाह रहे हैं, तो आप यूट्यूब में चले जाइए और वहां पे सर्च कर लीजिए क्या, ड्रिलिंग मशीन ग्लोबल ITI। बस ये चीज सर्च करोगे आप ना, ड्रिलिंग मशीन ग्लोबल ITI, आपको ग्लोबल ITI का वर्कशॉप में प्रैक्टिकली दिखाया गया है ड्रिलिंग मशीन को, और ये सारे पार्ट उसमें स्टेप पुली वगैरह सब दिखाए गए हैं कि कैसे गति वगैरह चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। वहां से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप पुली जो है हमारा यह यूज की जाती है विभिन्न गतियां प्राप्त करने के लिए। स्टेप पुली में क्या होता है, जो पुली होती है ना इस टाइप से बनी होती है, जैसे एक इतनी बड़ी पुली हो गई, एक इससे थोड़ी छोटी पुली हो जाएगी, एक इससे थोड़ी छोटी पुली हो जाएगी। मतलब सब पुली का देखिए 3 पुली एक साथ होगी, स्टेप में स्टेप वाइज पुली बनी हुई है, तीनों एक ही साथ जुड़ी हुई है। ये देख रहे हैं, इसका डाया ज्यादा, उससे कम, उससे कम, अलग अलग डाया के 3 पुलियां एक साथ हो गई। अब जो दूसरी पुली यूज करेंगे ना वो भी 3 स्टेप वाली होगी, लेकिन इसके जस्ट उल्टे साइड यूज करेंगे। मतलब उसमें बड़ी वाली पुली का हिस्सा इधर हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद छोटी वाली, फिर उसके बाद छोटी वाली। मतलब दोनों को एक दूसरे की विपरीत यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका इधर छोटा वाला है तो नीचे वाली पुली का भी उधर छोटा वाला कर देंगे, तब नहीं काम करेगा। अब इनमें हमारी क्या होती है, वी बेल्ट ऐसे चढ़ी होती है। इस वी बेल्ट को इस पे चढ़ा सकते हैं, फिर इन दोनों पे ले जा सकते हैं, और फिर इन दोनों पे ले जा सकते हैं। तो तीन स्टेप वाली स्टेप पुली है, तो हमसे इसे 3 अलग अलग गतियां प्राप्त होंगी।
3 अलग अलग गतियां प्राप्त होंगी। 4 स्टेप वाली होगी तो 4 अलग अलग गतियां प्राप्त होंगी। तो डिपेंड करेगा कितनी विभिन्न गति प्राप्त हो सकती है। तो जितने स्टेप वाली पुली होगी उतनी अलग अलग गति हम उस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। जॉकी पुली होता है, फ्लैट पुली तो देखिए नॉर्मल फ्लैट पुली होती है, इस पे चढ़ा दिया जाता है बेल्ट और वो चलता रहता है। तो इसमें तो कोई गति वगैरह अलग प्राप्त होती नहीं, जो होगी वही चलती रहेगी, हम गति को नहीं चेंज कर पाएंगे। जॉकी पुली क्या होता है, तो जब हमारा बेल्ट लूज हो जाता है, जब 2 पुलियों पे बेल्ट हमारा चल रहा होता है, एक बड़ी पुली हो गई मान लीजिए, एक छोटी पुली हो गई हमारी, इस पर बेल्ट इस तरह से चढ़ा हुआ है और ये चल रहा है। तो जब बेल्ट चल रहा होता है ना, तो जब बेल्ट लचीला हो जाता है, लूज हो जाता है, तो उस पर स्लिप करने लगता है। तो वहां पे हम जॉकी पुली यूज करते हैं। जॉकी पुली को हमेशा छोटी वाली पुली के साइड यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है? छोटी वाली पुली के साइड, या कह लीजिए ड्राइवर पुली के साइड हमेशा यूज करते हैं। और स्लैक वाली साइड, मतलब जिधर पट्टा लूज रहता है, जिधर तनाव में रहेगा, टेंशन और साइड, उधर यूज नहीं करेंगे, जिधर लूज रहता है तो स्लैक वाली साइड में हम लोग हमेशा यूज करते हैं जॉकी पुली को। ध्यान रखिएगा, छोटी वाली पुली की साइड, ड्राइवर पुली की साइड और स्लैक वाली साइड में ही जॉकी पुली को यूज किया जाता है। फास्ट एंड लूज पुली जो है, या पहले यूज किया जाता था, पहले की जो मशीनें होती है फास्ट एंड लूज पुली का ये फायदा होता था कि एक पुली जो होती है, मतलब दोनों एक साथ होते थे। फास्ट वाला होता था जो शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता था, और लूज वाला जो होता था उस पर फ्रीली घूमता था। तो मशीन को चलती हुई अवस्था में हम लोग बंद जब करना चाहते थे कि बाकी मशीनों को बंद ना करना पड़े, सिर्फ एक को बंद कर दे, तो फिर उसके बेल्ट को हम लोग सरका करके लूज वाले पुली पे साइड में कर देते थे, चलते हुए किसी रॉड वगैरह की मदद से थोड़ा सा प्रेशर देते थे, वो लूज पुली पे चला जाता था, मशीन बंद हो जाता था। फिर प्रेशर देते थे, वो फास्ट पे आ जाता था, फिर मशीन चलने लगती थी। तो ये पुरानी व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? देखिए ये पेडेस्टल ग्राइंडर का फिगर दिखा रखा है और पूछ रहा है कि एक्स के रूप में ये वाला जो हिस्सा इसको क्या कहते हैं। तो इसका सारा देख लेते हैं। जैसे ये वाला दे रखा है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग आई शील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई शील्ड। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग वर्क रेस्ट या टूल रेस्ट बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्या बोला जाता है? टूल रेस्ट या फिर वर्क रेस्ट भी कभी कभी बोल देता है, वर्क रेस्ट। ठीक है, इसी पे जो होगा चीजल हो गया, या जिस चीज पे हमें धार लगाना है उसको इसी पर रख करके फिर हम जॉब को इस पे पहिए पे घिसते हैं, रगड़ते हैं। तो यह क्या कर रहा है? जॉब को या टूल को सपोर्ट कर रहा है, उसको रेस्ट करने के लिए स्थान दे रहा है, इसीलिए टूल रेस्ट या वर्क रेस्ट कहते हैं कि टूल को रेस्ट देता है, या जो जिस जॉब को हम घिसना चाह रहे हैं उसको रेस्ट प्रदान करता है, तो इसीलिए इसको टूल रेस्ट या जॉब रेस्ट कहते हैं। ठीक है, आई शील्ड हो गया यहाँ पे। बाकी यह आपका क्या होगा? तो यह आपका ग्राइंडिंग व्हील हो गया। क्या हो गया? ग्राइंडिंग व्हील हो गया। और यह जो है आपका, यह व्हील गार्ड हो गया। क्या हो गया? व्हील गार्ड। क्लियर? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टूल रेस्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि इसने इसको पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे इस फाइल का नाम क्या है, जो आपको फाइल फिगर में दिखा रखा है। तो आप ध्यान से देखिए, इस फाइल में क्या दिख रहा होगा आपको कि अलग अलग दांते जुड़े हुए, उसमें देखिए दांते जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें दांते अलग अलग पंच के द्वारा उभार करके बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी क्वेश्चन आया हुआ कि जब फाइल पे दांतों को अलग अलग पंच के द्वारा उभार करके बनाया जाता है, यह सबसे अलग ही फाइल होती है, इसको हम लोग रास्प कट फाइल कहते हैं। और यह यूज होता है हमारा कहाँ पे? पंचर वाली दुकान पे। मैंने ये बताया था, जब पहले पंचर की दुकानें होती थी, अभी भी है, पहले की अभी भी है, अब तो ट्यूबलेस वाला आ गया, तो टायर को ट्यूब को घिसने की जरूरत नहीं पड़ रही। पहले ट्यूब वाला होता था साइकिल वगैरह में। तो जब ट्यूब, आप साइकिल का पंचर बनवाए होंगे, देखा होगा, जब साइकिल पंचर से ट्यूब निकालते थे, उसको पानी में चेक करने के बाद उस ट्यूब को घिसते थे एक फाइल के द्वारा। ट्यूब को घिसने के बाद फिर वहां सोल्यूशन लगा करके उससे चिपकाते थे। तो जो ट्यूब को जिस फाइल से घिसा जाता था ना, वो यही फाइल होती थी जिसे रास्प कट फाइल कहते हैं। घोड़े के खुर वगैरह को घिसना हो, या फिर आपका ट्यूब वगैरह को, रबर को घिसना हो, तो ऐसी जगहों पे हम लोग रास्प कट फाइल यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रास्प कट फाइल। ठीक है, हैंड फाइल क्या होती है? तो आपको मालूम होगा, हैंड फाइल इस टाइप से बना होता है, जिसपे ऊपर दांते कटे होते हैं। इसके साइड में भी इधर वाली एज, जो पतली वाली चीज होगी, इस पे दांता कटा होगा, और एक एज बिना दांतों के होता। मालूम है ना, फाइल की जो मोटाई होती है, ये बीच वाला सरफेस हो गया, ऊपर वाली मोटाई, नीचे वाली मोटाई। तो एक जिधर मोटाई होगी उधर एक एज पे तो दांता कटा होगा, पर दूसरा एज बिना दांतों के होगा, उसी फाइल को हैंड फाइल बोला जाता है। सिंगल कट फाइल मतलब आपकी नॉर्मल फाइल बनी हुई है इस टाइप से, और इस पर एक ही कट इस तरह से बना हुआ दांता, तो सिंगल कट फाइल। ठीक है, कर्व कट फाइल यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा, यह जो फिगर है कर्व कट फाइल का है। इसके जो दांते होते हैं कुछ स्पाइरल आकृति में बने होते हैं, दिख रहा होगा यहाँ फिगर में, तो उसको हम लोग कर्व कट फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? वाइस का हैंडल
जो बेंच वाइस होती है, आप हैंडल को घुमाते हो और हैंडल किस में लगा होता है, स्पिंडल में लगा होता है, स्पिंडल अंदर नट में घूम रहा होता है, ठीक है। स्पिंडल कहां घूम रहा होता है, वाइस के अंदर नट में घूम रहा होता है। तो अगर आप स्पिंडल को ज्यादा टाइट कर दोगे, वाइस के हैंडल को ज्यादा टाइट करोगे तो किसमें इफेक्ट पड़ेगा, हैंडल को जब ज्यादा घुमाओगे तो हैंडल किसमें, स्पिंडल में लगा होता है, तो स्पिंडल ज्यादा तेज घूमेगा तो स्पिंडल टूट सकता है, अंदर नट में फंस सकता है। तो किसको नुकसान पहुंचेगा, स्पिंडल को ही तो, क्योंकि हैंडल आपका स्पिंडल में लगा हुआ है। तो अगर आप हैंडल को ज्यादा टाइट करने की कोशिश करोगे तो आपका स्पिंडल खराब हो सकता है, स्पिंडल को क्षति पहुंच सकती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि आपका स्पिंडल डैमेज हो सकता है, उसको क्षति पहुंच सकती है, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, और हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।